हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की। तो पहला चैप्टर है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से है, तो हम पढ़ते हैं इसको और मैं आपको इसके बियॉन्ड लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको भी समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो पहले क्लास 11th की मैं एनसीईआरटी डालूँ यहाँ पे, क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये जो बुक का टाइटल है। तो सबसे पहले दोस्तों समझ में आना चाहिए हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है, ये डॉक्यूमेंट का मतलब है कि एक ऐसा आप पीस ऑफ पेपर है समझ लो आप, या आप बहुत सारे पेपर समझ लो, पेजेस, एक बुक टाइप की है। उसमें लिखा है कि हमारा देश कैसे गवर्न होगा, कैसे हम अपने देश को चलाएंगे, है ना। देश को चलाने की विधि लिखी है, देश चलेगा कैसे, देश क्या है, इस तरीके से बातें लिखी हुई हैं। अब एक कंट्री के बारे में हम संविधान पढ़ेंगे, उसके पहले तीन चीज़ें समझनी हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है नेशन, एक है स्टेट और एक है कंट्री। ठीक है, नेशन का मतलब होता है पीपल, कि जो उस टेरिटरी में लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये क्या हैं, फिर वो कौन सी भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, उनका टेस्ट क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। इस तरीके से जो लोग वहाँ के सारे हैं उनको कैटेगराइज करता है। हो सकता है कि मैं, मान लो 5 लोग यहाँ पे ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, हो सकता है कि मैं यहाँ पे मैं हिंदू हूँ और वेजिटेरियन हूँ, दूसरा इंसान मुस्लिम है और वेजिटेरियन है, तीसरा इंसान मुस्लिम है और नॉन वेजिटेरियन है। तो हम दोनों टेस्ट के बेसिस पर, मैं और ये वाला मुस्लिम आपस में एक नेशन हो गए। बट रिलीजन के बेसिस पे ये मुस्लिम मुस्लिम है, तो रिलीजन के बेसिस पे ये लोग नेशन हो गए। ठीक है, तो ये लोग हो गए नेशन। ठीक, तो हमें ये बात याद रखनी है। ऐसे ही मान लो कि बहुत सारे ऐसे हिंदूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिख हैं। अब मान लो ये वाला कॉलम जो है सबके कपड़े पहनने का है, टेस्ट का मतलब है, तो इन सब का टेस्ट एक ही है, रेड रेड रेड। तो ये वाले हिंदू जो यहाँ पे हिंदू रहते हैं, ये वाले मुस्लिम्स और ये वाले सिख, ये तीनों लोग टेस्ट के बेसिस पर ये एक रिलीजन हो गए। लेकिन अगर आप धर्म की बात करोगे तो ये सारे जो हैं, तो ये जो सारे लोग हैं ये सारे लोग हिंदू राष्ट्र हो गए इस तरीके से। अब मान लो कि ये वाले लोग इतने, इसमें इतने लोग और इसमें इतने लोग, ये लोग बोलते हैं सेम लैंग्वेज, मान लो यहाँ पे संस्कृत बोलते हैं, तो ये लोग लैंग्वेज के बेसिस पे इतने लोग सारे, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें सिख भी हैं, तो ये लोग हो गए लैंग्वेज के बेसिस पे हो गए राष्ट्र। जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, तो यूरोप में ऐसे ही डिवीज़न था, जबकि वहाँ के लोग गोरे भी थे, ईसाई भी थे, सब कुछ थे, बट लैंग्वेज के बेसिस पे यूरोप उसका डिवीजन उसका हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो कंट्री क्या है? कंट्री एक लैंड है, कंट्री एक लैंड है। जैसे कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो लैंड हमारी है वो कंट्री है। तो हम जब कहते हैं ना कि हम देश के लिए जान दे देंगे, तो कंट्री के लिए जान दे देंगे, राष्ट्र के लिए कोई जान नहीं देता है, क्योंकि राष्ट्र तो हमारे लोग, अगर हमारे कोई लोग, मान लो सुंदर पिचाई जो हैं हमारे गूगल के सीईओ इस समय,
अगर गूगल के सीईओ ने अगर देश छोड़ दिया और यूएसए में रहकर नागरिक बन गए, तो यूएसए ने क्या किया, हमारे नेशन को तोड़ दिया, थोड़ा सा उसका टुकड़ा जो है वो अपने यहाँ ले लिया, तो कहीं ना कहीं हमारे नेशन को लिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं इतनी हुई। कभी कभी तो उस पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन इस कंट्री को हमारे अगर कोई भी टच करेगा, क्योंकि लैंड का हिस्सा है, ये बदलने वाला नहीं है, तब भी था अब भी है। लोग तो आज वो मर गए, कल नए लोग पैदा होंगे, या लोग मूव कर सकते हैं, तो नेशन मूव कर सकता है, कंट्री नहीं मूव कर सकता, बिकॉज कंट्री तो स्टैटिक है। अब स्टेट दोस्तों क्या होता है, तो आप सिंपल सा याद रखो कि कंट्री का मतलब लैंड, नेशन का मतलब पीपल। अब स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट में दोनों चीज़ आती हैं, नेशन भी आता है प्लस कंट्री भी आता है। अब इस कंट्री, चूँकि कंट्री एक लैंड का टुकड़ा है और यहाँ पे ये पीपल है, तो ये दोनों रहने के लिए अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ, तो गवर्निंग अथॉरिटी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट हो उनके पास, हाँ तो गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट हो, मतलब कि पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करे कि हाँ इस ज़मीन के टुकड़े पर यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, और उस पे ये वाली सरकार जो है रूल करती है, सब लोग माने इसको, बाकी कंट्रीज भी माने, तो लोग इसको इन्वेड नहीं करेंगे, तो इस पर लोग आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है सॉवरेंटी, इसको हम बोलते हैं सॉवरेंटी, संप्रभुता, कि बाकी कंट्रीज़ मानेंगे कि हाँ भैया धरती के टुकड़े में एक भारत जैसा टुकड़ा है, ये 150 करोड़ लोगों का है, और इसको हम लोग इंडिया कहते हैं। तो वो कंट्री है, वो नेशन भी है, और गवर्नमेंट वहाँ पर भी मोदी सरकार है। और सॉवरेन मतलब कि बाकी सारी कंट्रीज़ मानती हैं हमको है कि हाँ ये इंडिया है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे स्टेट। तो स्टेट एक बड़ी एंटिटी है। स्टेट क्या है, अगर आप उसमें देखो तो स्टेट एक बहुत बड़ी एंटिटी है। अब स्टेट तो ये हो गया। अब इंडिया में जो हम लोग लिखते हैं आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में, ये स्टेट हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इसी स्टेट की, कि ये स्टेट है क्या। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे, अब चूँकि हम जिसके पास पावर होती है तो हम उसको स्टेट मान लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे पार्लियामेंट हो गई, विधानसभा हो गई सारे राज्यों की, और जैसे मान लो मैं कहूँ कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जहाँ जिसके पास पावर है हमको उसको स्टेट मान लेते हैं, या पंचायती राज जैसे हो गई लोकल लेवल पे, तो ये स्टेट हैं जिसके पास पावर है, तो हम उसको स्टेट मान लेते हैं। मतलब जो प्रधान का जो पद है, या सीएम का जो पद है, या पीएम का जो पद है, उन पद को हम स्टेट मान लिया, क्योंकि वो पावर विल्ड करते हैं। तो भारत में स्टेट क्या है, जो पावर बिल्डिंग लोग हैं, जो पावर बिल्डिंग जो पद हैं, उनको हमने स्टेट मान लिया है, ठीक है। तो मतलब कि हमने इस वाले डेफिनेशन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमने किसको, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बदलती कौन है, गवर्नमेंट खाली बदलती है। तो स्टेट का वो टुकड़ा जो बदलता है, भाई नेशन भी वही रहेगा, लोग भी लगभग वही रहते हैं। सॉवरेंटी अगेन ये तो मान्यता है दूसरे देशों के द्वारा हमारी, बट हमारी बदलती क्या है हर 5 साल में, 6 साल में, तो ये बदलते हैं गवर्नमेंट। तो और गवर्नमेंट में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, सीएम की, पीएम की, डीएम की, सब की। तो सीएम इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान तो नेशन से ही आएगा ना यहाँ से, बट जो पोस्ट है, इस पोस्ट को हमने मान लिया स्टेट। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि भारत का, ऐसे यूएसए में कुछ अलग स्टेट हो सकता है यूएसए के लोग कहें नहीं हम टेरिटरी को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे अगर आप इटली में जाओ तो वेटिकन सिटी है, तो वहाँ पर उनका स्टेट अलग हो गया है ना, इसलिए तो इंडिया में तो आप समझ चुके होंगे कि स्टेट क्या है। अब दोस्तों समझिए कि अब हम आते हैं अपने जो है एनसीईआरटी वाले मुद्दे पे, कि एक देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे धर्म के, क्योंकि हमने, हमारी कंट्री इंडिया का एक ही मेन एजेंडा है कि हमारी कंट्री को सुरक्षित रखो, इंडिया को। तो चाहे कोई रहे चाहे कोई मर जाए, इंडिया तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ग्रो करेगा, सिर्फ इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब उसको मेन प्रायोरिटी है कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इसको करने के लिए जो भी बदलाव करने हों समाज में, हमारे संविधान में, या हमारी जो 150 करोड़ लोग की जो आबादी है, इसकी सोच में अगर कुछ बदलाव करना हो तो हमको बदलाव करेंगे। तो उसी आप कह लो कि वही डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जो हम सभी 150 करोड़ लोगों को पिरोए रखता है, एक धागे में बांध के रखता है कि हाँ
हम हो सकता है कि हम हिंदू हों, मुसलमान हों, हम भाषा हिंदी बोलते हों, तमिल बोलते हों, मराठी बोलते हों, बट हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं छोटी हमारे लिए हैं, हमारे लिए मेन चीज़ें हैं। तो वही है कि इसके लिए झगड़ा ना हो, इसके लिए हमने बनाया संविधान, कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। जब भी हमारे बात की आएगी कि मैं मुस्लिम का ग्रुप हूँ और ये तो हिंदू का ग्रुप है, तो इस पर अटैक कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्टेट है, मतलब कि पुलिस है, वो बीच में आएगी कि नहीं भैया भूल गए क्या कि हम लोगों ने एक शपथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम से, कि हमारे पास संविधान है, कि हम लोग ऑर्डर हार्मनी मेंटेन रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेन पर्पस ये है कि इंडिया को यूनाइट रखना है ना। अगर सब लड़ने लगे तो सिविल वॉर हो जाएगा इस तरीके से, तो इसलिए नहीं। तो यही है कि हमारा संविधान क्या कहता है। अब हम इसकी फिलॉसफी जानते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे या ये सब डिसीजन आप पे होगा कि उस बच्चे के माता पिता डिसाइड करेंगे या फिर स्कूल डिसाइड करेगा। तो हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम चीज़ें जो हैं वो स्टेट डिफाइन करेगा कि हाँ कितने तक। तो कक्षा 8 तक जो है कंपलसरी एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो हमारे स्टेट को यूनाइट रखने में, इंटीग्रल रखने में, एक रखने में, हमारे पूरे कंट्री को एक रखने में वो योगदान देगा। अगर वो अनपढ़ गवार होगा तो हमारे स्टेट, हमारे कंट्री को वो एक नहीं रख पाएगा। कभी भी झगड़ा हो सकता है, बाहर देश का कोई भी दुश्मन हमारा इस पागल इंसान को उकसा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। तो ये है, तो यही है कि एक ये डिसाइड करना कि हमारे जो स्टेट है कि क्या इंडिया को, क्या हमारे कंट्री को जो है, हमारे नेशन को सिक्योरिटी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी पे ज़्यादा पैसा देना चाहिए, या एजुकेशन पे, या पार्क पे, या हॉस्पिटल पे, ये सब डिसाइड करना है। तो ये संविधान बताएगा हमको। और संविधान बताएगा कैसे? उसके कुछ डायरेक्टिव्स हैं जिसको हम DPSP बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। तो ये डायरेक्टिव्स हैं कि हमारा एम क्या है, लोगों का गोल क्या है। तो अगर मैं भारत के संविधान को देखूं तो भारत का संविधान में बहुत बड़ा है। तो कुछ उसमें लिमिटेशंस हैं कि जैसा बताया था ना मैं आपको कि स्टेट है, स्टेट को कंट्री नंबर 1, नंबर 2 है नेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट, और नंबर 4 सॉवरेंटी। ये 4 चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट में, चूंकि गवर्नमेंट एक पद का नाम है ना, पद में PM CM DM, तो आएंगे तो नेशन से ही ना, आएंगे तो नेशन से ही, लोग तो यहीं से आएंगे। और ये गवर्नमेंट का कहीं ऑफिस होगा तो वो कंट्री में ही होगा, क्योंकि कंट्री लैंड है। तो अब जो यहाँ पे लोग हैं वो घमंडी ना हो जाए, वो उनके पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा कुछ संविधान में लिखना होगा कि ये लोग लिमिटेड पावर ही रख पाएँ। अगर अनलिमिटेड पावर रखी तो हो सकता है कि ये लोग बेकाबू हो जाएं। तो वो भी हमें ख्याल करना है अपने आप में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? पहली बात कि सम बेसिक रूल होने चाहिए, सम बेसिक रूल्स, जिससे कि हम आ सकें। तो हाँ, बेसिक रूल क्या था हमारे लिए संविधान में? कि हमको एक रहना है। सबसे पहला बेसिक रूल क्या है? कि हमको एक रहना है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी हमारी प्रथम है। भारत देश है तभी हम हैं। तो यही है कि अब इस जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, मतलब डॉक्यूमेंट होता है, इसको सभी लोग माने। सभी लोग कब मानेंगे? जब उनको लगेगा कि हाँ, हम लोग आपस में, जैसे 150 करोड़ लोग हैं, वो हमारे संविधान को तब मानेंगे जब उनको ये लगेगा कि हाँ, हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हर 150 करोड़ में से हर एक इंसान बराबर है। तो बराबर है। तो ये जो रूल्स हैं, जो संविधान में जो रूल्स हैं, ये सबको पता हो कि क्या रूल्स हैं, पब्लिकली नोन और इन्फोर्स भी होने चाहिए, और
मिनिमल डिग्री जो है, मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि लोग आपस में बंधे रहें। तो रूल्स वही काम करते हैं जहाँ पे लोगों को पता हो कि हाँ हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है ना। बेसिक रूल्स हैं। मेन एम क्या है कि यूनिटी इंटेग्रिटी, हाँ ठीक है। बट आप कह दो कि यूनिटी इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देश हमारा देश बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसी देश के मेजोरिटी सेक्शन जो है, जो एक मेजोरिटी जो मतलब जो हिंदू मान लो 80% है, अब कल को हिंदू बोलते हुए मुसलमानों को भगाओ तो मुस्लिम्स कहाँ जाएंगे? तो वो तो कहेंगे भाड़ में गया देश और भाड़ में गया कुछ, अब दंगा करो, तो ठीक बात नहीं होगी ना। तो जब तक आप अश्योर नहीं करोगे मुसलमानों को या सिखों को या ईसाइयों को या कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप में जो है, तो तब तक क्यों मानेगा भाई, है ना। तो उसके लिए बेसिक रूल है कि हाँ उसकी भी बात मानी जाएगी, वो भी इक्वल सिटीजन है यहाँ का। तो सबसे बेसिक है कि मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ तो बाकी रूल भी फॉलो करेंगे, कि रूल सबके लिए बराबर हैं, तो इक्वालिटी हो, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम तो बेसिक रूल हो, सबको इक्वल का अधिकार हो। हाँ कुछ जैसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे मान लो सड़क है, तो सड़क पे मान लो कोई बूढ़ी महिला है और कोई जवान आदमी है, तो उसमें हो सकता है कि हाँ इसको रोड क्रॉस करने के लिए टाइम दे दो ज़्यादा या ऐसा कुछ, है ना। और हम लोगों को थोड़ा सा वो कर दो, तो ये हो सकता है कि जैसे फुटबॉल मैच हो रहा है मान लो है, और उसकी दीवार इतनी ऊंची है बाउंड्री की, अब कोई बच्चा इतनी हाइट का है और कोई इंसान इतनी हाइट का है और स्टूल लगे हुए हैं वहाँ पे, तो अब जो लंबा वाला है इंसान, इसको क्या करना चाहिए, अपना भी स्टूल इसको दे दे। तो यहाँ पर ये बात ठीक है। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, वहाँ पर वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ किसी छीन रहे हैं, बल्कि उसको भी मौका दे दो देखने का, क्योंकि तुम्हें तो दिख रहा है, बट उसको भी मौका दे दो देखने का। ये बात होती है डिस्क्रिमिनेशन में। एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कि मेरे कल्चर मेरे रिलीजन के आधार पे ही डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आता है कि आखिर डिसाइड कौन करता है कि रूल्स क्या होंगे? तो डिसाइड होता है कि लोगों द्वारा, है ना, लोगों द्वारा। लोग कैसे करते हैं आखिर, डिसाइड कौन करता है? डेमोक्रेसी में लोग करते हैं। 150 करोड़ की आबादी है, इसमें 500 सांसद मान लो हैं। अब 500 सांसद, हर एक सांसद के कुछ 50-60 लाख लोग जो है, एक तरीके से आप कह लो कि 30-40 लाख लोग जो हैं वो अपना सांसद भेजते हैं पार्लियामेंट में। फिर वो इन 50-30 लाख के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो मोनार्की में तो राजा ही सब कुछ है, मोनार्की में तो राजा ही सब कुछ है, जो राजा ने कह दिया। तानाशाही में, डिक्टेटरशिप में जो तानाशाह ने बोल दिया वही सब कुछ है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। तो डेमोक्रेसी में पीपल, जो लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं, है ना। जितने वोट्स के जरिए डिसाइड होता है कि हाँ कौन रूल्स क्या होंगे, तो यही डिसीजन लिया जाता है उसमें। जैसे पहले एंशिएंट ग्रीस में था क्या कि डायरेक्टली लोग वोट करते थे, बट ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ पर आबादी कम है, 400-500 लोगों की है। जैसे अगर आप हमारे पार्लियामेंट में 543 सांसद अगर हैं, अगर हम इसी पार्लियामेंट को एक गाँव मान लें, तो देखो वहाँ पर तो ये लोग वोट दे रहे हैं ना 543, तो क्योंकि लोग कम यहाँ पे हैं, 543 हैं। बट एक एक के ऊपर 30-30 लाख लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो अगर ऐसा होने लगा तो फिर पूरे देश में कैसे होगा, चुनाव हो ही नहीं पाएगा, और इतना कॉस्ट आएगा कि हर डिसीजन के लिए, है ना। अब क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, कितने होंगे और कैसे होंगे? तो कौन होंगे? इंसान ही होंगे। कितने होंगे? नंबर्स पता लग जाएगा कि 500-600 वो है। कैसे होंगे? ये भी डिसीजन होगा। तो कैसे होंगे उसके लिए होता है चुनाव। तो मान लो 150 करोड़ लोग हैं भारत में, वो लोग 543 सांसद कैसे भेजेंगे? वोटिंग के ज़रिए भेजेंगे, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन या जनरल इलेक्शन बोलते हैं उसको हैं। सेकेंड फंक्शन दोस्तों क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब हम आते हैं इस पर कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने की। तो मैंने आपको बताया था ना कि स्टेट में 4 कंपोनेंट होते हैं, नेशन प्लस कंट्री प्लस गवर्नमेंट प्लस सॉवरेनिटी। तो अभी ये क्या है कि जो गवर्नमेंट वाला पोर्शन जो है, अब गवर्नमेंट में क्या है कि पद है, गवर्नमेंट का कहीं ऑफिस होगा तो ऑफिस
वो कहीं जगह पे होगा तो उसको बोलेंगे कंट्री। तो गवर्नमेंट के अंदर भी एक जहाँ ऑफिस होगा वो कंट्री के जगह पे होगा, है ना भाई, कंट्री में ही होगा ना, इंडिया के अंदर ही ऑफिस होगा। और उस ऑफिस को बियर कौन करेगा, उस ऑफिस का मालिक, उस ऑफिस को ऑफिसर कौन होगा, वो नेशन का आदमी होगा, मतलब लोग, नेशन का मतलब होता है लोग। तो अब ये जो आदमी है जो पावर होल्ड किए हुए है, सीएम है या पीएम है या डीएम है, तो उसके पास पावर अनलिमिटेड ना आए, ये एक मुख्य गोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट होती हैं, जहाँ पे किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वो इंश्योर करता है कि किसी भी बॉडी के पास, किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए। वरना क्या होगा कि तानाशाही आ जाएगी, और तानाशाही में क्या होगा कि फिर वो एक बार कोई इंसान तानाशाह बन गया, फिर वो लोगों के, जनता के अधिकारों को ख़त्म करना शुरू कर देता है और जनता की कोई बात नहीं मानता है। ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि लिमिट सेट करो गवर्नमेंट की, कि लिमिट्स होंगी। हाँ तो ठीक है। अब लिमिट बहुत तरीके से हो सकती हैं। तो अभी के लिए जो है कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती हमारे लिए, मतलब गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, मतलब कि हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकती। जैसे कि बोलने की आज़ादी, तो आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी, हम गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को हमने चुना है, हमने गवर्नमेंट को चुना है। 150 करोड़ लोगों ने भारत के, चूँकि 150 करोड़ लोग सक्षम नहीं थे कि वो हर डिसीजन लें खुद, अदरवाइज़ वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता, तो हमने 150 करोड़ लोगों ने 543 मेंबर्स को चुना अपने बिहाफ पे है, और कहा भैया दिल्ली में संसद है, दिल्ली में संसद है, उसमें बैठना और उसमें तुम डिसाइड करना हमारे बिहाफ पे। अब ये लोग अगर चालाकी कर जाएं, कहें भाड़ में या तुम, अब मैं बन गया हूँ सांसद 5 साल के लिए, अब मेरी जो मनमानी है वो मैं करूँगा, तो वो ठीक बात नहीं है ना। अब मैं वो करूँगा, अब मैं तुम्हारे वोटिंग के अधिकार को ख़त्म कर दूँगा, अब मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार ख़त्म कर दूँगा। मतलब तुमने हमें एक बार 150 करोड़ लोगों ने एक बार 543 लोगों को इलेक्ट करके भेजा, वोट करके भेजा कि जाओ तुम हमारे बिहाफ पे काम करो जा करके। मतलब कि इन 150 करोड़ लोगों के ये 543 जो 543 लोग जो हैं ये नौकर हैं। अब कल को नौकर ही जा करके, कल को नौकर ही जा करके मालिक के खिलाफ कहा कि अब कल से तुम्हें हम जो है नौकर ही बोले कि भैया कल से तुम्हारे पास जो तुमने हमको इलेक्ट किया था वो तुम्हें अधिकार है ही नहीं, तुमको बोलने का अधिकार है ही नहीं, तुमको स्पीच का अधिकार है, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, और तुमको जो है एक तरीके से हमारी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। तो क्या करो, तो क्या करेगा इंसान, वो ये तो मालिक है, कहेगा भैया हमसे गलती हो गई तो हम क्या करें। तो इसीलिए शायद, तो इसीलिए जो है फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि सरकार सब कर सकती है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं कर सकती है, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स है। जैसे रूल ऑफ लॉ, कि रूल बनेगा कि पार्लियामेंट में जो हमने 543 जो मेंबर भेजे हैं, वो कोई डिसीजन मान लो लेना उनको है, बजट पास करना है, क्यों, एक साल में कितना पैसा खर्च होगा, सड़कें हैं, बिजली, सड़कें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, ये कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे चलेंगे, है ना, बॉर्डर पे कैसे तैनाती होगी, है ना। इस तरीके से सारे डिसीजन जो है वो बजट में लिए जाते हैं, बजट में कितना कितना पैसा दिया जाएगा, ये सब होता है। आप सोच के देखो कि ये रूल, ये जो बजट बनाने का तरीका है, ये बिल्कुल मतलब जो, या कोई बिल पास किया जा रहा है, सपोज करो, है ना, कोई बिल पास कर रहे हैं कि मान लो कि हम कक्षा 1 से 8 तक के, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा फ्री है। अब क्या ये नियम सही है या गलत है? तो नियम अपने आप में सही है गलत है, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, मतलब कि ये देखो कि ये इंसान क्या एक अच्छी चीज़ है नहीं है। तो ये डिसीजन होता है, यही होता है रूल ऑफ लॉ। कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि लॉ के हिसाब से चले, कि जो लॉ आपने बनाया है उस हिसाब से सरकार चले, लेकिन लॉ खुद में रीज़नेबल हो, और लॉ खुद में रीज़नेबल हो, कि ऐसा नहीं कुछ भी लॉ बना दिया। सपोज़ करो कल को पार्लियामेंट लॉ बनाती है कि सड़क पर हेलमेट लगाना ज़रूरी है। हाँ तो अच्छी बात है, सड़क पर हेलमेट लगाना ज़रूरी है, बट सरकार, गवर्नमेंट ये बोलती है, जो हमारे 543 जो नौकर हैं पार्लियामेंट में,
हमारे 150 करोड़ लोगों के जो नौकर हैं, ये 150 करोड़ लोगों के जो नौकर हैं, ये 543, ये लोग करते क्या है, कल को बोलते हैं भैया हेलमेट लगाना ज़रूरी है, तो हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन फिर ये लोग ये कह दें कि भैया ब्लैक कलर का हेलमेट लगाओगे तो कोई रोक टोक नहीं है, ब्लू कलर का हेलमेट लगाओगे तो 500 रुपये फ़ाइन पड़ेगा, 500 रुपये का फ़ाइन पड़ेगा। येलो कलर का अगर हेलमेट लगाओगे तो सीधे फांसी होगी। तो मैं कहूँगा यार ये क्या बात है, हेलमेट की हमारे लिए प्रायोरिटी ये थी कि हाँ हमारी सेफ्टी है, कलर कोई भी उससे क्या मतलब, या तो कोई कारण होता हो हमको कि हाँ भैया हाँ कोई कारण है, नहीं कारण नहीं बताएंगे, ये आर्बिट्ररी लॉ हम बना दिया कि हमारी मर्जी है उसी के हिसाब से, तो मन मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो रूल ऑफ लॉ जो है, जो रूल ऑफ लॉ है उसमें मन मर्जी नहीं चलेगी। तो यही फंडामेंटल राइट्स है कि कोई भी रूल मनमाना नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न कारण होना चाहिए कि हाँ ये बनाया तुमने, कोई अंट संट नियम नहीं बना होना चाहिए। तो यही आर्टिकल 14 है, तो ये लिमिटेशन सेट करता है। अब मान लो कोई लॉ बना दिया गया, आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि सरकार ने कल को वैकेंसी निकाली, मान लो एसएससी एग्ज़ाम के लिए, सरकार ने बोला केवल और केवल हिंदूज़ ही इसमें भर्ती हो सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम ही भर्ती हो सकते हैं, ईसाइयों को भर्ती नहीं होने देंगे हम लोग। तो ये तो मतलब एक तरीके से देश को तोड़ने की बात हो गई। ये जो रूल बना है ये तो बेकार है, क्योंकि देश के तोड़ने की बात हो गई। याद करो कि हमारी प्राइमरी गोल क्या था कि देश को बचाना है ना, याद करो हमारा प्राइमरी गोल क्या था कि देश को बचाना है, बट यहाँ पर तो देश को तोड़ने वाली बात की जा रही है एक तरीके से। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गलत बात आप कर रहे हो, तो इसको क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, इस नियम को खारिज कर देगा। अब खारिज कर देगा, अब मैं पढ़ूँ, अब बताऊंगा मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खारिज करेगा, ये आगे वाला पॉइंट आएगा। तो इसलिए तो हर एक कंट्री के एक एस्पिरेशंस और गोल्स होते हैं जिसको वो अचीव करना चाहती है। जैसे भारत में कि हम क्या करेंगे, सरकार हमारे नागरिकों के अधिकारों को, जो बेसिक रूल्स हैं जिसके कारण इंसान सरवाइव करता है, बेसिक रूल्स को सरकार तोड़ नहीं सकती। उसके साथ साथ हमने आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हमने डीपीएसपी दे रखे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिख दिया था, संविधान निर्माता ने लिख दिया कि सरकार को क्या करना चाहिए, कम से कम ये तो करो, बाकी भी चीज़ें कर लेना लेकिन कम से कम ये तो करो। जैसे कि सर हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए कानून लाओ, तो हाँ लाया गया। तो ये है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी जो हमारी है वो, तो गवर्नमेंट को जो है एस्पिरेशन और फुलफिल करने के लिए करना चाहिए। तो हमने गवर्नमेंट को पावर भी दो कि हाँ वो कर सके, तो गवर्नमेंट को रास्ता दिखाओ कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो डीपीएसपी में हमने लिखा है। तो आज ये पॉइंट नंबर 4 हो गया कि हमको क्या, हम अपनी सरकार को बताएंगे क्या क्या कर सकते हो तुम, कम से कम कितना करना चाहिए आपको, आप और भी कर सकते हो लेकिन कम से कम ये तो करो ही आप। अब अथॉरिटी आती है बात कि 3 क्वेश्चंस आते हैं सरकार के पास में कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफ़ेक्टिव इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कितना इफ़ेक्टिव है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है नहीं है। जस्ट का मतलब यह है कि जितने भी लोगों से हमने प्रॉमिस किया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी लैंग्वेजेस बोलने वाले थे, उसके बाद में हमने उन एस्पिरेशंस को क्या माना है। पता लगा हमने जब ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे थे तब तो हमने कह दिया था कि हाँ सबको एक रखेंगे, हमारा एक घर होगा इंडिया नाम से और उसमें सारे लोग रहेंगे बिना किसी भेदभाव के, ये सब। पर जैसे ही देश आज़ाद हुआ हमने भेदभाव करना शुरू कर दिया। तो ये कहाँ से, तो यही बात आती है कि संविधान है क्या, कितना इफ़ेक्टिव है, जो उसने प्रॉमिस किया था संविधान की फॉर्म में, कितना अभी वो इफ़ेक्टिव है, और क्या वो सही है नहीं है। हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं, जो हमने प्रॉमिस किया था, क्या वो वाकई में सही है, क्या वो ह्यूमंस के लिए सही है ना। तो वही बात है कि अब हम देखते हैं कि संविधान
आया कैसे हमारे। तो जैसा कि आपको पता है कि डिक्टेटर्स होते हैं, वो संविधान बनाते हैं अपने लिए, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। देश जाए भाड़ में, कंट्री जाए भाड़ में, नेशन जाए भाड़ में गई गवर्नमेंट, हमारा ही सब कुछ है, क्योंकि वो होते हैं डिक्टेटर्स। उनके लिए उनकी ही साख सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो लेजिटिमेसी कहाँ से मिलेगी? जब आप लोगों के सपोर्ट से बनो। क्या भारत में ऐसा था? हाँ, भारत में था, क्योंकि भारत में जिन लोगों ने संविधान बनाया है वो लोग, उन्होंने नेशनल मूवमेंट की एक तरीके से लड़ाई लड़ी है। सरदार पटेल, अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि संविधान बना लिया, अब बाद में वोटिंग के लिए जनता से रेफरेंडम करवा लिया, तो जनता ने वोट किया कि हाँ क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो वो भी एक अच्छी बात है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड वगैरह में ऐसा अभी भी नियम है कि कोई रूल बनता है तो उसमें जनता की वोटिंग ज़रूरी होती है, तो ये भी हो सकता है। अब बाद में आते हैं कि सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक हेडिंग है ये, सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पढ़ोगे इसको तो आपको मालूम पड़ेगा ये एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका हॉलमार्क है, उसका बेंचमार्क है, कि सभी लोगों को ये रीज़न देता है कि कितने लोग रह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से चलें, है ना। मतलब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को सप्रेस नहीं करेगी, मतलब दबाएगी नहीं, उसका अत्याचार नहीं करेगी, उस पर अत्याचार नहीं करेगी। अगर डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो लोग जो जिन पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो लोग उस संविधान को नहीं मानेंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा एक संविधान अपने लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी चीज़ें देंगे, फ्रीडम, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, जॉब की, बिना किसी भेदभाव के, उतना ही वो संविधान लंबा चलेगा, उतना ही संविधान वो अच्छा होगा। तो भारत के संविधान ने किया है। तो इसके लिए क्या है कि बदलाव ज़रूरी है, कि संविधान में एक ऐसी फ्रेज़ हो ताकि हम बदलते समय के साथ साथ हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अपने आप को बदल सके। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। दुनिया में कोई देश हो जहाँ पर मेजॉरिटी है, वो कई बार होता क्या है कि वो अपनी माइनॉरिटी को सबवर्ट करने का, उस पर अत्याचार करने का प्रयास करता है। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा हो कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे आज से कुछ साल पहले अगर आप अफ़गानिस्तान में जाओगे आप, तो वहाँ पे ट्राइब्स हैं, ये एक ट्राइब ए, एक ट्राइब ए, एक ट्राइब बी, एक ट्राइब सी, ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो मान लो ट्राइब ए के किसी बंदे ने बी ट्राइब की लड़की को भगा ले आया, तो बी ट्राइब में पता क्या नियम है कि वो भी इसकी बंदी को भगा लाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे लड़की को एज अ कम्युनिटी मान रहे हैं वो लोग हैं। मतलब कि वो लोग ट्राइब ए का लड़का ट्राइब बी की लड़की को भगा ले आया, तो ट्राइब बी भड़क गई कि ट्राइब ए को बर्बाद कर देते हैं। बट ये है ओल्ड सिस्टम। अब नया सिस्टम क्या है कि हमारे पास होगा संविधान, और हम कुछ ह्यूमन एक्ट्स को बुरा मानेंगे और कुछ को अच्छा मानेंगे। यह चैरिटी करना अच्छी बात है, वही किसी का कत्ल करना, किसी को मारना पीटना बुरी बात है। अगर मैंने किसी भी इंसान को मारा, भले हो सकता है मैं 5 भाई हूँ और वो जिसको मैंने मारा है वो अकेला भाई हो, बट जब ये थाने जाएगा, चौकी जाएगा, तो चाहे मैं 5 भाई हूँ चाहे 50 भाई हूँ, इसकी तरफ से स्टेट लड़ाई लड़ेगा हमसे। क्यों? क्योंकि स्टेट ने एक एग्रीमेंट, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है, देश की इंटेग्रिटी, यूनिटी रखना ज़रूरी है। उससे किसी ने पंगा लिया तो बहुत मारा जाएगा। तो हमारे यहाँ ऐसा संविधान नहीं है कि हमने किसी को मारा तो, हमने किसी बहन को छेड़ा तो वो भी मेरी बहन को छेड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बहन को छेड़ा तो मेरी बहन एक इंसान है और वो कोर्ट जा सकती है, और कोर्ट जा कर के वो उस इंसान को पनिश करवा सकती है, जेल उसको होगी ही होगी, ये एक नियम है। तो यही होता है संविधान का मतलब, कि हमेशा एक, चाहे
ग्रुप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर वो कोर्ट जाता है तो उसको न्याय मिलता ही मिलता है, भले ही देर में मिले, क्योंकि एविडेंस ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को भले ही बेगुनाह छूट जाए, गुनाह करने वाला भले ही छूट जाए, लेकिन बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। पता लगा मैंने कोई जुल्म किया भी नहीं था और मुझे बेकार में फंसा दिया गया, है ना। बट अगर किसी ने गुनाह किया था तो कभी ना कभी तो हम उसको सज़ा दे देंगे। इसलिए भले ही टाइम कितना लगे, डेमोक्रेसीज़ में इसीलिए जुडिशरी में टाइम लगता है, क्योंकि वो लोग एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। चाइना वगैरह में नहीं है कि जो भी मन में आया वो कर दिया। तो चेक्स और ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि एक रूल मान लो पास किया गया है वो हेलमेट वाला, कि येलो हेलमेट पहनोगे तो फाइन लगेगा, ऐसा ऐसा। तो आखिर उस रूल को किसने जो है नकार दिया? जुडिशरी ने। अब कह दो रूल बनाया था लेजिस्लेचर ने। लेजिस्लेचर का मतलब होता है सांसद या विधायक का समूह। केंद्र सरकार सांसद होती है और विधायक लोगों का समूह बनाती है मुख्यमंत्री, और सांसदों का समूह बनाती है प्रधानमंत्री, ठीक है। अब ये लोग बनाते हैं नियम। अगर नियम आर्बिट्ररी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो हेलमेट वाला एग्जाम्पल, तो अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो उसको अगर बेकार नियम बना दिया है तो उसको जुडिशरी क्या करेगी, जजेस क्या करेंगे, उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे, मतलब कि उसको नकार देंगे कि भैया ये गलत नियम है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये जो बॉडी है लेजिस्लेचर, ये बनाती है, ये किसी बिल को, किसी नियम को बनाती है, सिंपल शब्द में समझो आप अभी। ये है न्याय करती है, कि अगर कोई ऐसा न्याय करती है, और ये उस बिल का पालन करती है कि एक बिल बन गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का अब लागू करने की ताकत इसके हाथ में है। तो हमारे मोदी जी जो हैं वो सांसद हैं, तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, बट साथ साथ वो पीएम भी हैं। तो पीएम वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं। जितने भी मंत्री हमारे हैं वो सब एग्जीक्यूटिव हैं, इवन प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव है। बट जितने भी सांसद और जितने भी विधायक हैं, सिर्फ वही हमारे लेजिस्लेचर हैं, ठीक है। तो चेक्स और बैलेंस काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि हेलमेट वाले केस में जब वो नियम गलत था, बहुत बेतुका था, तो उसमें जुडिशरी ने इंटरवीन किया था और दखल दे करके उसको निरस्त कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही ज़रूरी ये चीज़ है। तो एक हमारा संविधान है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो अच्छी जैसे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह, बट फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लाइफ है। वो अभी आर्टिकल में चीज़ें ऐड हो रही हैं कि राइट टू क्लीन एयर, साफ हवा देना हमारा अधिकार है, सरकार का अधिकार है वो दे। अगर कहीं किसी एरिया में मान लो बहुत पोल्यूटिंग इंडस्ट्री लगी है, कोई ऐसी उद्योगपति आया और उसने इंडस्ट्री लगा दी, तो उसको हटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि हमारा अधिकार है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, इस तरीके का है। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है किसी संविधान में, ताकि टाइम बदल सके, लोगों की नीड, लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं। तो लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि लोग सिर्फ 50 साल पहले के नियम से ना चलें। जो उन्हें लगता है कि हाँ अगर ये अच्छी बात है तो इसको हम ऐड करें, तो ऐसे ऐड किया भी जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, जो संविधान बनाया गया था, जिन लोगों ने बनाया था, क्या वो जेन्युइन लोग थे? हाँ थे, क्योंकि उन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिया था और हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। हमारे जो पुराने लोग जो थे, हमारे बाबा परबाबा लोग थे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज़ इंश्योर की थी कि एक ग्रुप, मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी को सबवर्ट ना करे, मतलब उसको नुकसान ना पहुंचाए। कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट होना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि ये जैसे पाकिस्तान में है क्या, कि सिर्फ मुस्लिम्स ही वहाँ के पीएम और सीएम बन सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो संविधान है वो अनजस्ट है।
पाकिस्तान का संविधान जो है वो अनजस्ट है, लेकिन बट भारत का संविधान अनजस्ट नहीं है, वो सबके साथ न्याय करता है इक्वालिटी का। लेकिन पाकिस्तान में इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, मिलिट्री कमांडर ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होना ज़रूरी है, बट भारत में ऐसा नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, ये हम 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली सीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है कि वो बॉडी ऑफ पीपल, बहुत लोग इकट्ठा हुए संविधान बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं, जो लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हुई एक संसद भवन में, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले बार ये कब मिली थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिली। 14 अगस्त को आपको पता है कि भारत का पार्टीशन हो गया, तो रीअसेंबली इसकी हुई। सारे जो मेंबर्स थे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आए थे। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे उस समय के प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो प्रोविंसेस थे, उनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ के लोगों ने अपने अपने लोगों को इलेक्ट किया था। फिर वो दिल्ली आए थे, फिर वो मतलब सेंट्रल लेवल पे आए थे। तो भारत के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। जैसे मान लो महाराष्ट्र में, जैसे यूपी में अगर आप देखो तो यूपी में योगी बाबा की सरकार है और विधानसभा है। अब मान लो विधानसभा के जो विधायक लोग हैं, इनमें से मान लो 403 विधायक हैं। अब 403 विधायक क्या करें कि हर 10 विधायक एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकती है दिल्ली। तो यूपी से कितने 40 लोग जाएंगे, यूपी से कितने 40 लोग जाएंगे कहाँ, दिल्ली। तो अगर ऐसा हो कि, तो ऐसे ही पूरे देश से आए थे, हर स्टेट से चुन के लोग आए थे। और ये किसके तहत हो रहा था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हो रहा था। ठीक है, तो रेशियो रखा गया था कि हर 10 लाख लोगों पर, भारत की आबादी पर एक कम से कम रिप्रेजेंटेटिव हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो मतलब हर 10 लाख को, इसलिए तो लगभग वही 282 लोग, ऐसा 300 कुछ लोग थे। तो उसमें भारत की आबादी भी 30 करोड़ के आसपास थी। ठीक, और चुनाव कैसे हुआ था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, बिकॉज फिर अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और बाकी सब ज़्यादा फैक्ट है उसमें, वो जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझाने आया हूँ। आपको दोबारा से इसको पढ़ना है, बुक को, अच्छी बुक काफ़ी है। आपको बताना चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने सारे लगभग चीज़ों को पास किया कि संविधान में ये हो, संविधान में वो हो। बट जो वोटिंग का जो अधिकार था कि सबको मिलना चाहिए, हो सकता था कि ऐसा भी हो यूएसए की तरह कि आदमी को अधिकार दे दो शुरुआत में, औरतों को मत दो। बट ऐसा नहीं, भारत में हम लोगों ने कहा नहीं, सभी को अधिकार दो वोटिंग का। ऑब्वियसली एक एज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ उसको वोटिंग का अधिकार दे दो। 21 साल की एज से ऊपर जो भी लोग हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के, किसी भी मज़हब के हों, अगर आप 21 साल के ऊपर हो तो आप वोट दे सकते हो। और हर चीज़ को अच्छे से सोचा गया, समझा गया, फिर एक तरीके से आप कह लो कि संविधान में ऐड किया गया। और 166 डेज़ के लिए लोग वहाँ पे मिले थे। ये 2 साल के पीरियड के काउंट करो तब जाके होता है, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे लग गए थे। उनमें 166 डेज़ हैं, मतलब कि जनवरी में मान लो आपने 5 दिन काम किया, बट वो 30 दिन गिने जाएंगे। तो यहाँ पे 2 साल जो है एक डेट से लेकर के एक डेट तक है। जैसे 2024 में आपने कोई काम किया 2026 तक, सपोज करिए 2 साल, कहने को 2 साल हो गए, बट अगर आपने काम सिर्फ 20 दिन ही किया तो मतलब कि
24 से 25 में आपने 10 दिन काम किया और यहाँ पे 10 दिन काम किया, तो वो चीज़ बताया जा रहा है कि 166 डेज़ काम किया इतने इतने दिनों में। तो दोस्तों ये समाप्त होता है पहला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा लेके आऊँगा। थैंक गॉड।